तो चलिए स्टेप मार्किंग देख लेते हैं पूरे क्वेश्चन पेपर का, जो सीए फाउंडेशन का सितंबर 24 का है। और हाँ, मैं जो है वो पूरा डीपली उसको एक्सप्लेन करके रखा हूँ, जो मैं पीडीएफ बनाया हूँ आंसर का, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें पूरा डीपली एक्सप्लेन कर रखा हूँ, पूरा डीप प्रोविजन, मतलब जितने से वो रिलेटेड है सारे से। तो ऐसा नहीं है कि जो आप थोड़ा सा कम लिखे होंगे तो आपको कम मार्क्स मिलेगा, आपको भी फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन मैं पूरा जितना प्रोविजन ज़्यादा हो सकता था उसी से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि बेवजह ही मैंने बढ़ा दिया, ताकि एक नंबर भी ना कटे। तो जो मेरा आंसर है, अगर आपने ऐसा लिखा है या इसे थोड़ा बहुत भी अलग लिखा है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, एक मार्क्स भी नहीं कटेंगे। लेकिन उसके लिए प्रोविजन और कंक्लूजन दोनों सही होनी चाहिए। हालांकि अगर प्रोविजन आपका सही है, कंक्लूजन गलत है, फिर भी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। प्रोविजन में थोड़ा थोड़ा अगर गलती भी हो गया या कुछ गलती से चीज़ें ऐड हो गई तो उसके लिए थोड़ा सा मार्क्स करता है। जो प्रोविजन सही है उसके लिए आपको नंबर मिल जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। मान लीजिए प्रोविजन ही गलत हो, कंक्लूजन सही हो, तो उस केसेस में बहुत रेयरली लेकिन एक नंबर मिल जाता है। आगे देखिए, पहला क्वेश्चन था जिसमें था कि मैं, एक घर है मेरे पास, आप मेरे घर पे रह रहे हो, मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना था, मैं नहीं पे कर पाया तो आपने ही पे कर दिया। तो मैं बाद में करूँ कि नहीं, मैं आपको पे नहीं करूँगा पैसे, आप तो मेरे रहने वाले थे रूम पे, आपका तो ये घर तो नहीं था, तो आप मेरे भी यहाँ पे पैसे की पे किए तो मैं आपको क्यों दूँ। तो यहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को एक्चुअली एक्सप्लेन करना था, या फिर यहाँ पे आप एक और चीज़ एक्सप्लेन कर सकते थे, वो था आपका नॉन ग्रेच्युटस एक्ट। नॉन ग्रेच्युटस एक्ट, तो ये जो मैं पूरा बात में लिखा हूँ, हालांकि आप इसको वीडियो पॉज करके, या हो सकता है मैं अभी तो नहीं पॉसिबल है पीडीएफ, लेकिन मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, पॉसिबल है मैं कर दूंगा। तो क्या है, यहाँ पे सेक्शन 17 को मैंने पूरा 70 जो है उसको पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेच्युटस एक्ट जो है उसमें आपको रीपे करना पड़ता है। यहाँ पे एनालिसिस में मैंने पूरी बता रखा है कि कैसे जो है वो आपको फिर से रीपे करना होगा, क्योंकि आपके बिहाफ पे रेंटर ने आपका पैसा पे कर दिया है। इज बॉन्ड टू रिवर्स टू मिस्टर एम। तो अगर आपने ये चीज़ें लिखी है, कौन सी चीज़ें, जो चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है, तो आपको तो फुल मार्क्स मिलेंगे। फुल मार्क्स इन सेंस जितने मार्क्स का है वो पूरा मार्क्स, ये 3 मार्क्स का है ना, तो पूरे 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे सिर्फ इस बात को लिखने से कि आप ये लिख सकते हैं कि वहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट था, या नॉन ग्रेच्युटस एक्ट जो है उस चीज़ को, दोनों कंसर्निंग पॉइंट ही है। तो एक भी होगा तो सही होगा, और 3 अगर मान लो पूरा नहीं लिखे आप तो 2 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा। और कंक्लूजन अगर गलत हुआ तो आपका 1.5 मार्क्स, इसके लिए प्रोविजन के लिए। और कैसा प्रोविजन, थोड़ा बहुत चलो ठीक ठाक है, कुछ अपना लैंग्वेज है, थोड़ा बहुत, पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन हाँ जैसे क्वेश्चन पूछ रहा था वैसे लिखा हुआ है। आप मेरा प्रोविजन जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पे कैसे सेक्शन 70 यूज करना था, और मैंने उस सबको एनालाइज करके ग्रेच्युटस एक्ट और इंजॉयमेंट ऑफ बेनिफिट पूरा उसको इंक्लूड करके, ये एनालिसिस एक्चुअली में नीचे आप देखोगे तो, और फिर मैं कंक्लूजन बताया कि कैसे आपको जो है उस सेक्शन 70 के अंतर्गत आपको उसको पे करना पड़ेगा, क्योंकि द बिल वाज नॉन ग्रेच्युटस एंड मिस्टर एल ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट, क्योंकि आपने बेनिफिट ले लिया। बेनिफिट कैसे, आपके भी, आप पे तो सामने वाले ने पे कर दिया, तो आप लायबल हैं पे करने के लिए मिस्टर एम को। एल जो थे वो ऑनर थे घर के, समझ रहे हो। तो इसमें से अगर आप एक दो पॉइंट, जैसे मैं इतना डीपली में एक्सप्लेन किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पॉइंट नहीं भी लिखे होंगे ना, तो कितना नंबर कटेगा, सिर्फ 1 नंबर। अब आप सोचो, मेन पॉइंट जो है वो आपका वो इसका था कि नॉन ग्रेच्युटस एक्ट में बेनिफिट जो अराइज हो रहा है उसको रीपे करना पड़ेगा आपको, जैसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। तो वहाँ पे आपको क्या है, कितना भी कम से कम तो 2 नंबर तो आपको दे ही देगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे था क्या था यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, कि ऑफर किया गया, मिस्टर ए बोले बी से कि देखो भाई मैं तुमको चेयर सेल कर दूंगा, ऑफर दे रहे हैं, ऑफर टू सेल, कब, 12 फरवरी को तुम आना, मैं तुम ले जाना। ए प्रोमिस बी दैट ही वुड कीप द ऑफर ओपन 15 तारीख, भाई देखो ऑफर तुम तो 12 तारीख को आने वाले हो, तुमको दे रहा हूँ, लेकिन 15 तारीख तक खुला रहेगा, मैं तुमको 12 तारीख को सेल करना चाहता हूँ। अब भाई साहब 12 तारीख को सेल नहीं खरीदे, कौन, बायर साहब मिस्टर बी, वो है 14 तारीख को, तो भाई कोई रुका थोड़ा ना रहेगा, तो पहले ही सेलर साहब जो है वो बेच दिए। तो बोल रहा है कि क्या अभी भी मिस्टर बी जो भाई साहब बायर हैं उनके पास कोई डैमेजेस है, क्लेम कर सकते हैं डैमेजेस। तो देखो यहाँ पे आप एक चीज़ लिख सकते हो, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ था, मतलब एक्सेप्टेंस नहीं मिला था, कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस ऑफ एबव ऑफर। यहाँ पे क्या हुआ है कि मिस्टर बी जो है वो एक्सेप्ट कर लिए हैं ऑफर ऑन 14 फरवरी,
मिस्टर बी कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस ऑफ द एबव ऑफर ऑन 14 फरवरी। लेकिन जब ये आप ऑफर को एक्सेप्ट करो 14 तारीख को और 12 तारीख को ही बिक गया है वो सामान, 13 तारीख को बिक गया है, तब तो आप जो ऑफर अब करने जा रहे हो तो आप गलत ही कर रहे हो, क्योंकि अब तो कॉन्ट्रैक्ट रहा ही नहीं। आपको जब कम्युनिकेशन करनी चाहिए थी जब सामान रहेगा तभी ना, तो सामान तो 13 तारीख को ही बिक गया, आपको 15 तारीख तक डेट था, लेकिन आपको खरीदना कब था, 12 तारीख को, तो आपको 12 तारीख को आनी चाहिए थी। आप तो बाद में आ रहे हो तो कम्युनिकेशन तो हुआ नहीं, तो आपको नहीं मिलेगा। अगर इतने तरीके से भी आप अच्छे से लिखे होंगे प्रोविजन में तो आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन 2 मार्क्स कब मिलेगा? 1.5 या 1 मार्क्स की बात तो हमने कर ली कि सिंपल आप लिखे कि ऑफर था और ऑफर के विद इन द टाइम वो खरीदने नहीं आया, तो वो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर यहाँ पे नहीं हुआ, तो उसको नहीं मिलना चाहिए। ये तो हो गई कि 2 नंबर नहीं मिलने वाला, लेकिन 1.5। अब डिटेल्ड में इसको कैसे लिखना था वो आप देखिए। डिटेल में आपको लिखना था इस तरीके से। सबसे पहले आपको लिखना था सेक्शन 6 की रिवोकेशन ऑफ ऑफर होता क्या है। तो अगर बिफोर कम्युनिकेशन आपने रिवोक किया है तो रिवोकेशन ही माना जाता है। आगे देखिए, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन की आप रिवोक कर रहे हो तो आपको कम्युनिकेट करनी चाहिए, ठीक। तो एल्दो मिस्टर बी एक्सेप्टेड द ऑफर ऑन 14 फरवरी द रिवोकेशन ऑलरेडी टूक प्लेस ऑन 13 फरवरी। कैसे? आपके साथ मैं कर रहा हूँ, आपको 12 तारीख तक का डेट था, आप 12 तारीख को नहीं आए तो कम्युनिकेशन तो वैसे भी रिवोक हो गया, तो वैलिड है, रिवोकेशन हो गया। तो ये रिवोकेशन ऑफ ऑफर या कम्युनिकेशन जो था उसको अगर आप एक्सप्लेन किया हो, कम्युनिकेशन की भी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन को भी अगर आपने अच्छे से बताया होगा वहाँ पे यहाँ कम्युनिकेट नहीं हुआ है दोनों का, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था। या फिर आप लिख सकते हो कि ऑफर जो है वो एक्चुअली में रिवोक हो गया है, क्योंकि 12 तारीख का ही डेट था, 12 तारीख के बाद आप 12 तारीख को आप नहीं आए, आप आए 14 को, तो रिवोकेशन हो चुका है। इतना पॉइंट अगर आपने लिखा होगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स 2 आउट ऑफ 2। कब? रिवोकेशन या फिर अच्छे से कम्युनिकेशन, दोनों को अगर आप मिक्स करके लिखे होंगे कैसे वो रिवोकेशन होता है, मतलब ये तो लिख दिए होंगे कि हाँ ऑफर है तो ऑफर के विदिन आपको लेना चाहिए, फिर आपको ये भी लिखना चाहिए था कि ऑफर रिवोक हो रहा है तो आप नहीं ले सकते। मैं हमेशा कहता हूँ कि लॉ का जो लैंग्वेज है वो निगेटिव पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट को लेकर चलता है। अब यहाँ पे सीधे निगेटिव है कि नहीं आप नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि आप टाइम इलेक्ट हो चुका है, मतलब कम्युनिकेशन नहीं हुआ था आपका। दूसरी चीज़ क्या हो गई यहाँ पे, ये तो गई निगेटिव। पॉजिटिव कि विद इन द टाइम अगर आप आते तो रिवोकेशन नहीं माना जाता। तो दोनों चीज़ें को आप पॉजिटिव निगेटिवली एक्सप्लेन कर देते कि कब होता कब नहीं होता, और तब आप लास्ट में लिखते कि हाँ अब आप क्लेम नहीं कर सकते, तो वो होता फुल फ्लेज्ड आंसर। देख रहे हो कितना बड़ा, 2 नंबर के लिए आप सोचो इतना ज़्यादा लिखना पड़ा, ये 1 पेज से ज़्यादा हो जाएगा भाई, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। रिवोकेशन ऑफ ऑफर होता क्या है उसको एक्सप्लेन किया, और कैसे यहाँ पे एनालिसिस किया कि कैसे यहाँ पे रिवोकेशन हुआ है वो, और लास्ट में आपका कंक्लूजन। तो ठीक है, अगर आप एनालाइज अच्छे से नहीं भी करोगे, प्रोविजन अच्छे से लिखो और कंक्लूजन, तो आपको नंबर मिल जाता है। समझ रहे हो? अगर प्रोविजन डायरेक्टली लिखे हो और कंक्लूजन तो भी गलत नहीं है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आपने रिवोकेशन ऑफ ऑफर अच्छे से लिखा है तो। अब कम्युनिकेशन भी लिखे होंगे तो मिलेगा, लेकिन कम मार्क्स मिलेगा। मिस्टर एक, अब यहाँ पे देखो ऑर्फेनेज वाला था कि मैं एक ऑर्फेनेज रन करता हूँ, अनाथालय। आप आए मिस्टर एस, बोले कि मैं आपको डोनेशन दूंगा, यहाँ पे चाइल्ड जो है जो कैंसर से सफ़र कर रहे हैं उनको फ्री में इलाज करना। मैंने कहा कि ठीक है, और मैंने इलाज किया। अब आप आपसे पैसे मांग रहा हूँ तो आप दे ही नहीं रहे, कितना? 1.5 लाख। तो क्या मैं आपसे वो क्लेम कर सकता हूँ? तो देखिए यहाँ पे सिंपल जो आता है, अगर आप लॉजिक पे चले, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो वो चैरिटी प्रॉमिस। अगर चैरिटी में आपने प्रॉमिस कर रखा है तो आपको पे करना पड़ता है, अदरवाइज आप लायबल हो जाएंगे, आपको स्यू किया जा सकता है। तो सिंपल, अगर आप इतना भी लिखे होंगे और कंक्लूजन सही दिए होंगे कि हाँ वो ले सकता है, तो 2 में से 2, क्योंकि 2 मार्क्स के जो लो वेटेज क्वेश्चन होते हैं उनमें ज़्यादा लॉ लैंग्वेज नहीं होता, सिंपल लैंग्वेज होता है, और आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो क्या लिखना था आपको? प्रॉमिस होगा, अगर मतलब चैरिटी के केस में अगर नेसेसिटीज़ है, यहाँ पे पेमेंट की आपको करना था और आपने नहीं किया तो आप लायबल है, आपको पे करना पड़ेगा, सामने वाला आपसे क्लेम ले सकता है। इतना ही आपको प्रोविजन में लिखना था और बाद में बताना था कि हाँ वो क्लेम ले सकता है। इतना अच्छे से आपने किया है तो 2 मार्क्स, अगर कंक्लूजन में गलती है तो 1.5 मार्क्स। हालांकि अगर आप मेरी बात मानकर चलो, पूरा कंफर्म 2 में से 2 कब मिलेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कब मिलेगा। ये देखो, यहाँ पे 2 सेक्शन एक्चुअली में एक्सप्लेन करना ही था। पहला तो था कि इसका कोई कंसिडरेशन नहीं है, आप चैरिटी पे कर जाते हो, चैरिटी को यहाँ पे डिफाइन किया है सिंपल, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड अनलेस, कब? जब 2 पार्टी के बीच में नियर रिलेशन हो। जैसे इसमें था ना कि कुछ कंपेंसेट करने के लिए चैरिटी के लिए, तो वो देखा आपने, मैं
पहले क्या बोला, मैं आपके पर्सपेक्टिव से, मतलब जो लॉजिक से आप आंसर लिखोगे उसके पर्सपेक्टिव से बात किया कि कैसे आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा 2 में से। लेकिन यहाँ पे मैं बताया कि कैसे 2 नंबर मिलेगा। टोटल टर्म्स को आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एग्रीमेंट जो है वो दोनों के बीच में, उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है। आप जो भाई साहब चैरिटी देने वाले उनको थोड़ा ना कुछ पे करना था, और जो आप हैं तो आप जो उससे ले सकते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेजुएटर्स एक्ट, क्यों इससे बेनिफिट ले रहे हैं कौन, जिन्होंने पे करने के लिए कहा था वो पे नहीं कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है, आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, yes to donate 2 लाख was not made out of natural abundant affection nor is there consideration making it void agreement under section 25। यहाँ पे एनालाइज किया हूँ दोनों को, देख रहे हो, और लास्ट में कंक्लूजन दिया मिस्टर ए नॉन ग्रेजुएटर्स एक्ट फॉर मिस्टर एस बेनिफिटेड, मिस्टर ए कैन क्लेम 1.5 लाख फ्रॉम मिस्टर एस। यहाँ पे आप समझ रहे हो, इतना डीपली एक्सप्लेन किया मैं 2 नंबर के लिए। आप सोचो कितना प्रोविजन शुरू किया, यहाँ से प्रोविजन, फिर यहाँ से फिर मैंने एनालिसिस यानी कि केस के साथ जोड़ा कि कैसे कैसे उसको जो है वो पे करना चाहिए क्योंकि डोनेशन है, फिर मैंने सेक्शन उसको रिलेट किया और लास्ट में हमने कंक्लूजन दिया। इतना अगर आप लिखते ना तो 2 में से 2 कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। लेकिन अगर मान लो इनमें से कोई 2 पॉइंट आपका छूट गया तो कितना नंबर कटेगा, मैक्सिमम 0.5। क्यों, ये छोटा क्वेश्चन है भाई, इसमें डायरेक्ट प्रोविजन अप्लाई होगा। डायरेक्ट प्रोविजन क्या अप्लाई होगा, 2 प्रोविजन है। एक तो आप लिख सकते हो कि चैरिटी के बारे में कि चैरिटी का है नॉन ग्रेजुएटर्स है तो उसमें आपको पे करना पड़ेगा, ठीक। दूसरी चीज़ आप लिख सकते हो क्योंकि आपने प्रॉमिस टू पे कर रखा है और भले यहाँ पे कंसिडरेशन ना हो तो नेसेसिटीज़ के केस में आपको पे करना है। तो इस तरीके से भी आप लिखे होंगे तो आपके 1.5 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। अदरवाइज 2 मार्क्स के लिए मैं बता दिया कि कितना डीपली आपको लिखना था, एक वर्ड को डिफाइन करना था। ये ट्रिक मैं पहले भी बताया हूँ कि कैसे आपको पूरा मार्क्स लेना है लॉ में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। कमल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और बिजनेस रन करते हैं और उनका है बिजनेस ओपीसी का। अब वो चाहते हैं कि अपने भाई को वो बना दें नॉमिनी। अब उसी के केसेस में वो चाहते हैं किसी और को नॉमिनी बनाऊं, और 2-3 उनके पास ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है कि एक रोबोट को वो बना सकते हैं जो इंडियन सिटीजन है और रेजिडेंस भी है और शिफ्ट हुआ है यूएसए 31 मई 2022 से और अभी तक 1 जनवरी 2024 तक नहीं आया है, और यहाँ पे 1 अक्टूबर 2023 की बात हो रही थी, ठीक। और एक दिनकर को चुनने का ऑप्शन है जो इंडियन सिटीजन है लेकिन एएनआर है, एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया में आया है एंड हैव बीन कंटिन्यूअसली एंड स्टेइंग इन इंडिया सिंस देन। तो रोबोट के केस में आप जब आप देख रहे होगे तो क्या कहता है कंडीशन, आपका प्रोविजन पूछ रहा था नॉमिनी के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग। क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या उसको अपॉइंट कर सकते हैं नॉमिनी। तो नॉमिनी के अपॉइंटमेंट का सिंपल सा यहाँ पे प्रोविजन लिखना था। अगर आपने उतना प्रोविजन अच्छे से लिख रखा है या थोड़ा बहुत अपने लैंग्वेज में तो 3 नंबर इस क्वेश्चन पे आपको मिल जाने वाला है। लेकिन मेरा माने, पहले मैं वो बता देता हूँ कैसे 4 में से 4 मिलता, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। ये देखो, आपको सबसे पहले कंडीशन डिफाइन करनी थी। क्या कंडीशन डिफाइन करनी थी कि एक्चुअली में नॉमिनी जो है वो होता कौन है, कैसे वो अपॉइंट होता है। तो होता है नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन और रेसिडेंट इन इंडिया। ये तीनों बात लिख देना था। अब इतने तीनों दिनों के बाद अब फिर रेसिडेंस कितना 182 प्रीवियस डेज में कम से कम होनी चाहिए। फिर आपको एनालाइज करना था कि कैसे रोबोट नहीं है, कब कब शिफ्ट हुआ, और कैसे दिनकर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 182 डेज वाला डेज जो है वो यहाँ पे पास हो पा रहा है लेकिन इस केस में नहीं हो रहा है। तो आपको बताना था कि इस केस में रोबोट के केस में नहीं हो रहा है, दिनकर के केस में हो रहा है, तो दिनकर जो वो अपॉइंट हो जाएगा। लास्ट में कंक्लूजन में हमने लिख दिया है यहाँ दिनकर एज द न्यू नॉमिनी हो सकता है। और एक और क्वेश्चन था कि क्या प्रोसीजर्स है नॉमिनी को अब जो है वो उसमें क्या करने की, नॉमिनी को चेंज करने की था ना, हाँ, कि नॉमिनी कैसे आप हटा सकते हैं। तो जो नए को ला रहे हैं आप उसे कंसेंट ले लें और जो जिसको आप भेज रहे हैं उससे भी डबल कंसेंट ले लें, ठीक। ये प्रोसेस होता था। तो इसमें आपको 3 नंबर मिलेगा अगर आपने क्या क्या लिखा हो, 3 पॉइंट लिखा हो। क्या क्या, पहला कि वो अपॉइंट तभी होगा नॉमिनी जब वो नेचुरल पर्सन हो, इंडियन सिटीजन हो और वो इंडिया में 182 डेज मतलब वो जो फुलफिल करता है रेजिडेंस वाला वो फुलफिल कर रहा हो। अगर वो नहीं कर रहा है कोई एनी ऑफ देम तो वो नहीं होगा, ठीक। अब इन 3 बातों लिखने के बाद, मतलब ये बात लिखने के बाद कि कब वो अपॉइंट होगा, फिर आपको लिखना था कि चेंजेस, आप पढ़ रहे हो ना, लास्ट में लिखा हुआ है कि प्रोसीजर क्या है चेंज करने का। तो प्रोसीजर है कि सामने वाले से आप नाम के लिए बोले कि हाँ तुम्हारा ले रहा हूँ, और सामने वाले जिसको आप भेजना चाहते हैं उसको आप दे दे, लो भाई तुम कंसेंट दो विड्रॉवल का। तो अगर ये सब कुछ लिखे हैं आप आराम से अपने लैंग्वेज में तो आपको 3 नंबर बिल्कुल मिलने वाला है। लेकिन जैसे मैं बताया अभी उधर पूरा डिटेल में कि भाई
नॉमिनी कहते किसको हैं, कैसे नॉमिनी के लिए रोबोट नहीं है, कैसे दिनकर है, दोनों को एनालाइज किया। उस तरीके से अगर आप एनालाइज करके लिखे होंगे अच्छे तरीके से, अगर एनालिसिस नहीं भी किए, प्रोविजन जो मैं बताया वो अच्छे से लिखे हैं, और नीचे कंक्लूजन में अगर एक दो गलती भी हो गया तो भी आपका 2.5 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला। 2.5 मार्क्स, इवन कंडीशन क्या है 2.5 मार्क्स के लिए, अगर आपका लैंग्वेज ठीक ठाक है, ये चीज़ आपने क्लियरली लिखा है कि नॉमिनी कहते किसको हैं, होता कौन है नॉमिनी, और लास्ट में एक अगर कंक्लूजन गलत भी होगा तो भी 2.5 आपका तय है, अदरवाइज आपको 4 और 3 कब, जब दोनों कंक्लूजन सही हो। अब इस क्वेश्चन को देख लो, इसमें क्या था, ये कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है, और फॉर टाइमली इंस्टॉलेशन द कंपनी हैज़ प्लेस्ड फॉर द परचेज ऑर्डर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विद द डाउन पेमेंट ऑफ 1 करोड़। यहाँ पे प्लांट मशीनरी की भी काम हो रही है, तो बोल रहा है कि क्या वो डोरमेंट कंपनी है। भाई डोरमेंट कंपनी जो होती है उसमें कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स तो होता नहीं है, नहीं होता ना, और इस केस में क्या होता है, यहाँ पे दिख रहा है कि होता है, मतलब इस केस में दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर। सबसे पहले प्रोविजन की बात करते हैं, तो डिटेल प्रोविजन कि 3 नंबर आपको कैसे मिलता है, आपको डिफाइंड करना था डोरमेंट कंपनी और उसके फैक्टर्स कि कब आप उसे डोरमेंट कंपनी कहोगे। देखो नीचे मैं लिख रखा हूँ, अच्छा डोरमेंट कंपनी वाला नहीं लिख पाया क्या, ओके सॉरी, डोरमेंट कंपनी वाला मैं इधर नहीं बना पाया, बाद में उसको हम उस क्वेश्चन को भी मेंशन कर देंगे। हालांकि वहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि डोरमेंट कंपनी के जो कंडीशंस हैं उसको अगर आपने अच्छे से लिख रखा है तो आपको 2 मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेगा, 2 मार्क्स। अब आप कहोगे कि सिर्फ 2 मार्क्स ही मिलेंगे, तो जी हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो फुल मार्क्स मिलता है, फुल मार्क्स तो बहुत रेयर मिलता है भाई। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ऊपर के 2-3 के आंसर बताया वैसे आप लिखेंगे तो फुल मार्क्स, अगर अदरवाइज अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तो 1 मार्क्स रिजेक्ट करके चलना, और कंक्लूजन गलत हो तो 2 मार्क्स रिजेक्ट करके चलना। अगली चीज़, जैसे इस क्वेश्चन में था, क्या था कि आपको डोरमेंट कंपनी के बारे में लिखना था, तो डोरमेंट कंपनी कहते किसको है, तो डोरमेंट कंपनी उसे कहते हैं जिसमें कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं हुआ हो और उसने कोई भी फी आरओसी को पे नहीं कर रखा हो, और ऐसा इसमें तो कुछ बात था नहीं, तो ये हो जाएगा। तो इसमें 2 नंबर हम मान कर चलते हैं, इस तरीके से आप लिखे होंगे कि डोरमेंट कंपनी कहते किसको है, सिर्फ डिफाइन किए होंगे तो वहीं पे आपका 2 नंबर और 1 नंबर कंक्लूजन का। तो मान लो अगर कंक्लूजन गलत भी है तो आपका 2 नंबर मिल जाने वाला है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि पार्टनर अदरवाइज एक्सपेल्ड द एक्सपल्जन इज नल और वॉइड। अब पार्टनर को आप बाहर कर रहे हो तो नल और वॉइड हो जाएगा, कब आप उससे कंसेंट ही नहीं लिए, फर्म के फेवर में उसका एक्सपल्जन नहीं हुआ, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स एग्री नहीं हुए, तो ये सारे केसेस में आप नल हो जाता है। अदरवाइज ये सब कुछ अगर फुलफिल हो रहा है तो वो वैलिड माना जाता है। तो ये 2-3 पॉइंट भी आप लिखे होंगे तो 2-3 नंबर। अपना लैंग्वेज भी यहाँ पे चल जाएगा क्योंकि सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन होता है, केस बेस्ड क्वेश्चन है नहीं। अगला था कि पार्टनर हु इज एक्सपेल्ड विल सीज टू बी लायबल टू द थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर एक्सपल्जन। बाहर निकाल दिए तो क्या वो लायबल रहेगा, नहीं लायबल रहेगा, तो उसी को एक्सप्लेन करें कि वंस जब आप एक कंपनी को छोड़ देते हो, जब आप एक फर्म को छोड़ देते हो तो आप लायबल नहीं होते हो। इसी बात को अगर थोड़ा सा भी आप एक्सप्लेन किए होगे तो यहाँ पे आपको 2 में से 2 मिल जाएगा, बस कहानी खत्म। एनालाइज ही तो करना है, 2 नंबर आपको मिल जाने वाला है। यहाँ पे क्या लिखना था आपको, जब वो बाहर जा रहा है तो क्योंकि उसका तो शेयर खत्म हो चुका है अब फर्म से, अब किसी भी पार्टनर के वर्क से या फर्म के काम से वो लायबल नहीं रहेगा, अब वो फ्री है उससे, समझ रहे हो। हाँ, तो इसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस को मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, सही सच्चाई बता रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये देखो मैं इसका PDF आपको दे दूंगा, आप लोग देख लेना पूरा सॉल्यूशन, और उससे पहले मैं कल फिर एक वीडियो लाऊंगा, आप लोग चैनल पर जाकर देख लेना, सितंबर 2024 वाला जो प्लेलिस्ट है उस पर सारा क्वेश्चन जब मैं बना लूँगा ना, ये लगभग 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन में बनाया हूँ, वो भी 6 क्वेश्चन है ना, मतलब 3-4 क्वेश्चन टोटल होंगे ABC ऐसे करके 4-5 जो बचा हुआ है, टोटल 12-13 क्वेश्चन इसमें कर रखा हूँ। उन सारे को जब मैं इंक्लूड करूँगा तो एक फुल फ्लेश्ड लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आपको कितना मार्क्स मिलने वाला है। हालांकि इसको देखने के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिएगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, 30 मिनट्स फाउंडेशन सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, या हो सकता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए, तो उस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स मिलने वाला है। हालांकि उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका प्रोविजन सही है, अगर आपका प्रोविजन सही है, थोड़ा बहुत आपका लैंग्वेज है तो 1 नंबर कट जाएगा यहाँ पे, अगर आपका कंक्लूजन गलत है तो 1 नंबर कट जाएगा वहाँ पे, यानी कि मैक्सिमम केसेस में आपके 2 नंबर कटेंगे, लेकिन प्रोविजन सही होनी चाहिए। दूसरी केस, अगर प्रोविजन बिल्कुल ही गलत है तो कंक्लूजन और फैक्ट के सिर्फ 1 मार्क्स मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। बस ये सारे क्वेश्चन में आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जो क्वेश्चन ज़्यादा वेटेज का उसमें ये अलग तरीके से अप्लाई होता है, तो वो मैं आपको बताऊँगा आगे जब सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर लूँगा लॉ का। थैंक यू, और जल्दी वीडियो लाऊँगा पूरी तोड़ के साथ, जिसमें मैं पूरा बताऊँगा कितना नंबर मिलेगा, किस क्वेश्चन में कितना मिलेगा, कैसे आपको 1 नंबर मिलेगा, कैसे 2, 3, सब कुछ।